सिक्योरिटी सर्विस के लिए कॉल आया था। वैसे तो रोहन द अल्टीमेट प्रोटेक्टर का मालिक होने के नाते खुद बॉडीगार्ड बनकर कभी नहीं जाता है, लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग थी। उसे शक है कि ये वही आहूजा है जिसने उसके दादाजी को मरवाया था। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए वो खुद बॉडीगार्ड बनकर आहूजा कॉरपोरेशन जाता है ताकि अंडरकवर रहकर कई अनसुलझे राजों को सुलझा सके। आहूजा कॉरपोरेशन सिंगापुर के सबसे महंगे इलाके में मौजूद है। ये वो इलाका है जहां शहर के सबसे अमीर लोग रहते हैं। यहाँ की 1 इंच की जमीन की कीमत ही करोड़ों में होती है। आहूजा कॉरपोरेशन इसी इलाके की 50 मंजिला आलीशान बिल्डिंग में बना है। रोहन जैसे ही इस बिल्डिंग के गेट पर आया, उसे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक लिया और पूछा, रुको, कहां जाना है, किससे काम है? मैं द अल्टीमेट प्रोटेक्टर से आया हूं। आहूजा कॉरपोरेशन का कॉल आया था, उन्हें बॉडीगार्ड चाहिए, रोहन ने कहा। यह सुन सिक्योरिटी गार्ड ने रोहन को वेटिंग रूम में बैठा दिया और फोन पर किसी से कुछ कहने लगा। कुछ देर बाद 2 और सिक्योरिटी गार्ड आए। उन्होंने ऊपर से नीचे तक रोहन की तलाशी ली और बोले, सब ठीक है, चलो हमारे साथ। फिर वो दोनों रोहन को लिफ्ट में ले गए और 50वीं मंजिल का बटन दबा दिया। तो ये आहूजा कॉरपोरेशन आखिर करता क्या है? रोहन ने जानकारी निकालने के लिए सिक्योरिटी गार्ड से कैजुअली पूछा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे इग्नोर किया और कोई जवाब नहीं दिया। अरे बताओ भी यार, अभी तो 50वीं मंजिल बहुत दूर है, मैं बोर हो रहा हूं, रोहन जोर देकर बोला। चुपचाप खड़े रहो, तुम यहां जिस काम के लिए आए हो उस पर ध्यान दो, एक सिक्योरिटी गार्ड रूड टोन में बोला। जल्द ही लिफ्ट 50वीं मंजिल पर पहुंच गई। दोनों गार्ड ने रोहन को एक वेटिंग एरिया में बैठाया। रोहन की नजर सामने डेस्क पर बैठी एक बेहद खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट पर पड़ी। करीब 20 साल की इस रिसेप्शनिस्ट को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सुपर मॉडल हो। और कितना टाइम लगेगा? रोहन ने लैपटॉप पर काम कर रही रिसेप्शनिस्ट से पूछा। अभी मिस्टर आहूजा बिजी हैं, जब फ्री होंगे आपको बुला लेंगे, रिसेप्शनिस्ट ने बिना रोहन की तरफ देखे जवाब दिया और अपने लैपटॉप में काम करती रही। आधा घंटा बीत गया। रोहन और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो आहूजा कॉरपोरेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालना चाहता था। वो अपने सोफे से उठा और रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर बोला, आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, आपकी जो लिपस्टिक है वो आपके ऊपर काफी जच रही है। सोच रहा हूं अपनी गर्लफ्रेंड को भी यही गिफ्ट करूं। कौन सा ब्रांड है? ये सुन रिसेप्शनिस्ट पहले शर्माई और फिर खुश होकर बोली, शुक्र है किसी ने तो नोटिस किया, ये सिंगापुर के टॉप ब्रांड ग्लो एंड शाइन की लिपस्टिक है। एक लिपस्टिक ही 50,000 की आती है। वाओ, 50,000! लगता है आहूजा कॉरपोरेशन आपको काफी तगड़ी सैलरी दे रहा है, रोहन ने कहा। यस, इंडस्ट्री में बेस्ट, रिसेप्शनिस्ट बोली। वैसे ये आहूजा कॉरपोरेशन करता क्या है? रोहन ने पूछा। आहूजा कॉरपोरेशन के कई मल्टी बिजनेसेस हैं, रियल एस्टेट, वेपन प्रोडक्शन, फाइनेंस, शिपिंग कंपनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट? फिर तो आप लोग अपने कंसाइनमेंट मुंबई भी शिफ्ट करते होंगे। रोहन ने और जानकारी निकालनी चाहिए, लेकिन तभी रिसेप्शनिस्ट का फोन बजा। जी सर, ओके सर, रिसेप्शनिस्ट ने फोन पर जवाब दिया। फिर रोहन से बोली, आप अंदर जा सकते हैं, मिस्टर आहूजा अब आपसे मिलेंगे। ये सुन रोहन आहूजा के प्राइवेट केबिन में जाने लगा। इस केबिन के गेट पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, गिरीश आहूजा। रोहन ने जैसे ही केबिन का दरवाजा खोला तो देखा कि पूरा रूम धुएं से भरा हुआ है। टेबल और सोफे पर कुछ एशट्रे रखी हैं, जिसमें कई जली हुई सिगार के टुकड़े पड़े हैं। रोहन धीरे धीरे कमरे को निहारते हुए अंदर गया और सोफे के पास खड़ा हो गया। बैठ जाओ, रोहन को पीछे से आवाज आई। जब वो पलटा तो उसने देखा कि एक 55 साल का मोटा आदमी हाथ में सिगार लिए खड़ा है। सूट बूट पहने इस शख्स का पेट कुछ ज्यादा ही बाहर आ रहा था। उसके गले में डायमंड के लॉकेट वाली एक मोटी सोने की चेन थी। वहीं हाथ में भी सोने का ब्रेसलेट और महंगी घड़ी चमक रही थी। मिस्टर आहूजा? रोहन ने पूछा। यस, आई एम मिस्टर आहूजा, कोई शक? इतना कहकर आहूजा जोर जोर से हंसने लगा। आहूजा अपनी सिगार लेकर सोफे पर बैठ गया।
उसने रोहन को भी अपने सामने रखे सोफे पर बैठने का इशारा किया। आहूजा ने अपनी आधी जल चुकी सिगार को एस्ट्रे में डाला और दूसरी सिगार जलाते हुए रोहन को भी एक सिगार ऑफर की। पियोगे? नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करता, रोहन ने जवाब दिया। गुड, मेरी बेटी को भी स्मोकिंग करने वाले पसंद नहीं। आहूजा की ये बात सुन रोहन थोड़ा कंफ्यूज हुआ। वो सीधा पॉइंट पर आया और बोला, तो बताइए सर, कब से प्रोटेक्ट करना है आपको? ये सुन आहूजा जोर जोर से हंसने लगा। मैं सिंगापुर की सबसे सिक्योर बिल्डिंग में रहता हूं। 24 घंटे कई गार्ड्स यहां तैनात रहते हैं, मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, आहूजा ने कहा। यह सुनकर रोहन थोड़ा कंफ्यूज हुआ, क्योंकि वो तो आहूजा का बॉडीगार्ड बनकर उस पर नजर रखने आया था। तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? रोहन ने पूछा। आहूजा ने सिगार का एक गहरा कश लिया और सीरियस होकर बोला, मेरी बेटी, उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। मेरे कुछ दुश्मन हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन अब उनकी नजर मेरे परिवार पर भी है और मेरी इकलौती बेटी ही मेरा पूरा परिवार है। मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता, इसलिए मुझे सिंगापुर का बेस्ट बॉडीगार्ड चाहिए था और इसलिए ही तुम यहां पर हो। आहूजा की ये बात सुनकर रोहन गहरी सोच में पड़ गया। वो यहां आहूजा के लालच में आया था, लेकिन अब उसकी बेटी बीच में आ गई। आहूजा के दुश्मनों की बात सुनकर रोहन को शक हुआ कि आहूजा जरूर कुछ इल्लीगल काम करता होगा। उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। यदि उसे आहूजा के बारे में और इंफॉर्मेशन निकालनी है तो उसे उसकी बेटी को प्रोटेक्ट करना ही होगा। शायद वो उसकी बेटी से ही कुछ काम की जानकारी निकलवा ले। रोहन ये सब सोच ही रहा था कि आहूजा बोल पड़ा, किस सोच में डूब गए यंग मैन? कुछ नहीं सर, आप बताइए, कब से काम शुरू करना है? रोहन ने कहा, अभी से। मेरे दुश्मनों का कोई भरोसा नहीं, इसलिए तुम फौरन मेरी बेटी के पास जाओ, उसे प्रोटेक्ट करो। 24 घंटे उसके साथ साए की तरह रहो। मेरी असिस्टेंट तुम्हें एड्रेस दे देगी। इतना कहकर आहूजा अपने मोबाइल में बिजी हो गया। रोहन जैसे ही आहूजा के केबिन से बाहर निकला, रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक कार्ड दिया जिस पर आहूजा की बेटी का नाम और एड्रेस लिखा था, रिया आहूजा। रोहन ने कार्ड पर लिखा नाम पढ़ते हुए कहा। शाम को रोहन रिया के आलीशान बंगले में पहुंचता है। ये बंगला दिखने में बहुत खूबसूरत और बड़ा है। मेन गेट पर गार्ड से चेकिंग करवाने के बाद रोहन बंगले के अंदर घुसता है। रोहन को यहाँ एक बड़ा सा गार्डन और स्विमिंग पूल भी दिखता है। तभी रोहन की नजर पेड़ पौधों की छटाई कर रहे एक 65 साल के बूढ़े आदमी पर पड़ती है। दद्दू, रिया मेम साहब अंदर मिलेंगी क्या? रोहन ने कहा। बूढ़े आदमी ने रोहन को ऊपर से नीचे तक एक पल के लिए देखा और बिना कुछ कहे फिर से पौधों की छटाई में लग गया। रोहन को यह बड़ा अजीब लगा। कहिए, आपको क्या काम है? एक 35 साल की महिला ने पीछे से आवाज लगाई। जी, मुझे मिस्टर आहूजा ने भेजा है, मैं आज से उनका बॉडीगार्ड हूं, रोहन ने कहा। ठीक है, मेरे पीछे आइए, महिला ने कहा। महिला रोहन को बंगले के अंदर ले गई और हॉल में रखे बड़े से सोफे पर बैठा दिया। फिर महिला हॉल से लगे हुए एक कमरे में चली गई। रोहन हॉल में बैठे हुए वहां की खूबसूरत इंटीरियर को निहार रहा था। तभी उसे कमरे से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आई। क्या बॉडीगार्ड? वो भी 24 घंटे के लिए? दिमाग खराब हो गया क्या बुड्ढे का? मेरी अपनी कोई प्राइवेसी है या नहीं? कब तक वो मेरी लाइफ कंट्रोल करेगा? आई हेट हिम। इतना कहते हुए एक लड़की गुस्से से तिलमिलाते हुए कमरे से बाहर आई और बोली, कहां है वो बॉडीगार्ड का बच्चा? फिर अचानक उसकी नजर सोफे पर बैठे रोहन पर पड़ी। उसने रोहन को एक पल के लिए ऊपर से नीचे तक घूर के देखा और फिर बोली, तो तुमको मेरे बाप ने भेजा है? ये लड़की गिरीश आहूजा की बेटी रिया थी। रिया 19 साल की बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी स्किन दूध सी सफेद थी। उसके काले स्ट्रेट बाल कंधे तक आ रहे थे। उसने डेनिम का ब्लू शॉर्ट और रेड कलर का क्रॉप टॉप पहना था। वो पहले ही लगभग 6 फुट की थी, लेकिन फिर भी उसने पैरों में हाई सैंडल पहन रखी थी। इससे वो बेहद लंबी, स्लिम
और अट्रैक्टिव लग रही थी। वो इतनी अच्छी लग रही थी कि रोहन भी एक पल के लिए उसमें खो गया। घूर क्या रहे हो? तुमसे बात कर रही हूं। क्या तुमको मेरे बाप ने भेजा है? रिया ने रोहन से गुस्से में कहा। यस, आई एम रोहन, और आज से मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं। रोहन ने हैंडशेक के लिए रिया की ओर हाथ बढ़ाया। ठीक है, अभी से इतने फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। रिया ने बिना हाथ मिलाए रूडली कहा। मालती, इसे रामू काका के बगल वाला कमरा दे दो। रिया ने अपनी नौकरानी से कहा। जी मेम साहब। नौकरानी ने हां में सिर हिलाया। चलिए मेरे साथ, नौकरानी ने रोहन से कहा। रोहन ने जाते जाते एक बार रिया को देखा और नौकरानी के साथ चला गया। नौकरानी रोहन को बेसमेंट में मौजूद एक छोटे से कमरे में ले गई। यह कमरा इतना छोटा था कि शुरू होते ही खत्म हो जाता था। कमरे में बस एक बिस्तर और पंखे के अलावा कुछ नहीं था। रोहन के घर सर्वेंट के कमरे भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होते थे, लेकिन यहां उसे एक छोटे से कमरे में अगले कई दिन काटने थे। लेकिन रोहन के लिए अभी अपनी लग्जरी लाइफ से ज्यादा अपना मकसद पूरा करना जरूरी था, और अभी वो उसके बहुत करीब है। इसलिए वो रिया की बदतमीजी से लेकर नौकरों के कमरे में रहने तक सब कुछ सहन करने को तैयार था। रोहन उस छोटे से कमरे के छोटे से बेड पर लेट गया। उसके दिमाग में आहूजा, रिया, दादाजी समेत कई चीजें चल रही थी। ये सोचते सोचते जल्द उसकी आंख लग गई। अगले दिन रोहन सुबह 6 बजे ही उठ गया और 7 बजे तक रेडी होकर रिया के कमरे के बाहर खड़े होकर वेट करने लगा। करीब 8:30 बजे रिया कमरे से बाहर आई। इस बार वो कल के पार्टी लुक की बजाय प्रोफेशनल लुक में दिखी। उसने ग्रे रंग का कोट पैंट पहना था। इसमें वो काफी स्मार्ट लग रही थी। रूम से बाहर निकलते ही वो रोहन को सामने बैठा देख चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोहन उसे यहां इस समय मिलेगा। गुड मॉर्निंग मिस रिया, रोहन ने कहा। रिया ने रोहन की तरफ चिढ़कर देखा और उसे इग्नोर करते हुए जल्दबाजी में बाहर जाने लगी। रोहन भी उसके पीछे चल पड़ा। बाहर निकलते ही रिया ने अपनी ऑडी कार का गेट खोला और ड्राइवर सीट पर बैठ गई। वो गाड़ी स्टार्ट करने ही वाली थी कि रोहन भी कार की दूसरी तरफ का गेट खोलकर रिया के बगल वाली सीट पर बैठ गया। तुम कहां घुसे चले आ रहे हो? रिया ने गुस्से से कहा। जहां जहां आप जाएंगी वहां वहां मैं आऊंगा। रिमेंबर आई एम योर बॉडीगार्ड, रोहन ने कहा। बॉडीगार्ड हो, बॉयफ्रेंड नहीं। जाओ पिछली सीट पर बैठो, रिया ने चिढ़कर कहा। सॉरी बट ये पॉसिबल नहीं है। आपकी सेफ्टी के लिए मुझे जितना हो सके आपके करीब रहना होगा। इनफैक्ट आई विल सजेस्ट कि आप मुझे ड्राइव करने दें। इस तरह मैं आपको और अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, रोहन ने जवाब दिया। नो थैंक्स, मैं अपनी कार खुद ड्राइव करना पसंद करती हूं। इतना कहकर रिया ने कार स्टार्ट कर दी और सड़क पर फुल स्पीड से ड्राइव करने लगी। गाड़ी थोड़ी स्लो चलाइए मिस रिया, रोहन ने कहा। क्यों, डर लग रहा है? रिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा और रफ्तार बढ़ा दी। बात डर की नहीं, सेफ्टी की है। इस इलाके में हाई स्पीड पर ड्राइव करना सेफ नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता है, रोहन बोला। मैं मरने से नहीं डरती। तुम डरते हो तो मैं कार रोक देती हूं, उधर जाओ, रिया ने कहा। वैसे हम जा कहां रहे हैं? रोहन ने माहौल को ठंडा करने के लिए टॉपिक चेंज किया। तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, जासूस नहीं। जब पहुंचेंगे तब पता चल जाएगा। मेरी पर्सनल लाइफ में ज्यादा घुसने की कोशिश मत करो, रिया ने गुस्से से कहा। मिस रिया, आई डोंट केयर अबाउट योर पर्सनल लाइफ, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए मेरा यह जानना जरूरी है कि आप कहां जा रही हैं, किससे मिल रही हैं और क्या कर रही हैं, रोहन ने कहा। यह सुन रिया को और गुस्सा आया। उसने कार की स्टीयरिंग पर जोर से मारा और बोली, आई डोंट बिलीव इट। मेरे बाप ने मेरे प्राइवेसी की बैंड बजा दी। आखिर क्या जरूरत थी उन्हें मेरे पीछे बॉडीगार्ड लगाने की? आपके पापा कह रहे थे कि कुछ दुश्मन उनके पीछे पड़े हैं, उनसे आपको भी खतरा हो सकता है। क्या आप जानती हैं कौन है आपके पापा के दुश्मन? रोहन ने रिया से बातों बातों में इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए। रिया कुछ बोलती उसके पहले अचानक से एक कार तेजी से आई और रिया की कार को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार 2 बार पलटी और कुछ दूरी पर खड़े एक पेड़ से टकराकर रुक गई।
कौन था वो जिसने रिया की कार को टक्कर मारी? क्या इस एक्सीडेंट में रिया और रोहन मर जाएंगे या फिर कोई नया राज सामने आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।